नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी नेवी के बारे में, जिसने पिछले कुछ दिनों में इस तरह के कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स किए हैं जो कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी नेवी की ताकत इंडियन ओशन में, रेड सी में और गल्फ ऑफ एडान में बढ़ाने वाले हैं। दरअसल पाकिस्तान ने अपनी पहली इंडिजीनियसली बिल्ट लार्ज शिप का प्रोग्राम, जिसको यहाँ पर नाम दिया गया है जिन्ना क्लास फ्रिगेट, उसका यह प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। और आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान को इस तरह की एक लार्ज शिप बनाते हुए अपने इंडिजीनियस लेवल पर देखेंगे। तो पाकिस्तान यहाँ पर अपना पहला बड़ा नेवल शिप बनाने जा रहा है और अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत जल्द इस तरह की काफ़ी सारे शिप्स हमें देखने को मिलेंगे। तो पाकिस्तानी नेवी का जो टारगेट है कि 2035 तक हम अपने सारे शिप्स की जो संख्या है वो 30 तक ले जाएं और लार्ज शिप जो है वो हम 20 तक अपनी फ्लीट में मेंटेन करें। तो ये जो लक्ष्य है पाकिस्तानी नेवी का, ये पाकिस्तानी नेवी की ताकत को इंडियन ओशन रीजन में और रेड सी और गल्फ ऑफ एडान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो भारत की नेवी का वर्चस्व है इस पूरे इलाके में, उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान आज के दिन में अपनी जो इंडस्ट्री है, जो नेवल इंडस्ट्री है, उसको बूस्ट करने के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम लेकर के आया है, जिसके तहत पाकिस्तान इस नेवल शिप को बना रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने इसी नेवल शिप के ऊपर एक डेडली मिसाइल, जिसको पाकिस्तानी आर्मी कह रही है कि ये एक बहुत डेडली मिसाइल है, और कुछ पाकिस्तानी तो भावनाओं में इतना बह गए हैं कि उन्होंने इस मिसाइल को ब्रह्मोस से कंपेयर कर दिया है, जो कि थोड़ा सा हास्यास्पद है। तो ये ब्रह्मोस के कंपैरिजन की मिसाइल है या नहीं है, उसके सामने कहाँ ठहरती है, तो ये सारी चीज़ें हम अपने आज के डिस्कशन में कवर अप करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। दोस्तों, जैसे भारत ने इस बात को रियलाइज किया है कि सुपर पावर बनने के लिए इंडियन ओशन रीजन में अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करना और इंडियन ओशन रीजन में अपनी ताकत को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी तरह पाकिस्तान को भी धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ है कि गल्फ ऑफ एडान और खाड़ी के जो रीजन है उसके अंदर पाकिस्तानी नेवी की प्रेजेंस पाकिस्तान के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ हद तक ये बात चाइना ने भी पाकिस्तान को समझाई है, क्योंकि चाइना की जो कॉस्ट लाइन है वो बहुत बड़ी है। हालांकि चाइना की जो नेवी है वो दुनिया में सबसे बड़ी है, बट फिर भी चाइना के ज़्यादातर जो शिप्स हैं वो अपनी कोस्ट लाइन को ही सेव करने में लगे रहते हैं। तो उनका जो वर्चस्व है इंडियन ओशन रीजन में वो उतना नहीं है जितना कि साउथ चाइना सी में और मलक्का स्टेट के उस पार है। बट यहाँ पर पाकिस्तानी नेवी को चाइना यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, और चाइना और तुर्की दूसरा ऐसा देश है जो कि पाकिस्तानी नेवी को सपोर्ट के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज, मनी, ये सब प्रोवाइड यहाँ पर कर रहा है। तो चाइना और तुर्की ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस बात को रियलाइज करने में मदद जरूर की है कि इंडियन ओशन रीजन में और गल्फ ऑफ एडान रीजन में पाकिस्तानी नेवी की प्रेजेंस कितनी ज्यादा जरूरी है। और इसी वजह से अब चाइना ने भी धीरे धीरे अपनी नेवी को बूस्ट करना शुरू कर दिया है, चाहे वो पनडुब्बी खरीदना हो चाइना से, जो कि हमने पिछले कुछ समय में देखा है, जैसे कि हंगूर क्लास की जो सबमरीन्स हैं वो पाकिस्तान ने चाइना से खरीदी हैं, जो कि AIP सिस्टम पर बेस्ड है। और AIP सिस्टम जो है वो आज के दिन में भारत की किसी भी सबमरीन में नहीं है। तो भारत कहीं ना कहीं सबमरीन के मामले में तो आज पाकिस्तान से भी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, बट पाकिस्तान ने इस चीज़ को रियलाइज करके नए नए सिस्टम्स को अपने बेड़े में शामिल करना यहाँ पर शुरू कर दिया है। तो इसी के तहत यहाँ पर पाकिस्तान ने कुछ समय पहले तुर्की के साथ एक नेवल प्रोग्राम, जिसको मिलजैम बोला जाता है, उसके साथ पार्टिसिपेट किया था। और तुर्की और पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान ने तुर्की की जो टेक्नोलॉजी थी नेवल शिप्स बनाने की, उसको यहाँ पर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया, और इसी एक्सपीरियंस को यहाँ पर यूटिलाइज करते हुए अब यहाँ पर जाकर के पाकिस्तान ने अपने इंडिजीनियस लेवल पर, जहाँ पर कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, जो कि पाकिस्तान की एक नेवल कंपनी है, उसने तुर्की की एक नेवल कंपनी जिसका नाम एसफैट है, उसके साथ मिलकर के इस प्रोग्राम को यहाँ लॉन्च किया है, जिसके तहत पाकिस्तान यहाँ पर जिन्ना क्लास फ्रिगेट के एक नेवल शिप्स को बनाएगा, और ये पाकिस्तान में ही बनाया जाएगा। इसका जो वाटर डिस्प्लेसमेंट है वो लगभग 4000 टन के बीच में होने वाला है। तो इतना लार्ज शिप यहाँ पर पाकिस्तान बनाने जा रहा है। उसके ऊपर बहुत सारे कटिंग एज टेक्नोलॉजी वेपन्स, कटिंग एज टेक्नोलॉजी सिस्टम्स को पाकिस्तान यहाँ पर जो है इंप्लीमेंट करने वाला है। तो ये पाकिस्तानी नेवी के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव करने जैसा मूवमेंट है, जहां पर पाकिस्तान इस प्रोग्राम को अगर कंप्लीट कर लेता है तो वो नेवल सिस्टम्स को भी बनाने की जो उसकी ताकत है वो यहां पर काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसके बाद अगर बात करें इसकी जनरल स्पेसिफिकेशंस की, तो ये 150 मीटर लंबा शिप होने वाला है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड लगभग 28 नॉटिकल माइल की होगी।
इसके अलावा इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो लगभग 6000 किलोमीटर की होने वाली है। इन सब के अलावा इसमें कई तरह के वेपन्स को ले जाने की कैपेबिलिटी होने वाली है। इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी वेपन्स, कटिंग एज टेक्नोलॉजी सेंसर्स, इसमें एंटी शिप मिसाइल्स और मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल्स को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। इन सब के अलावा इसकी जो गन है वो लगभग 76 mm से लेकर के 127 mm की जो राउंड्स है वो यहाँ पर फायर करने की उसकी कैपेबिलिटी होने वाली है। इसके अलावा इसमें क्लोज इन वेपन सिस्टम होगा जो कि इसकी तरफ आने वाली मिसाइल से इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर टॉर्पेडो लॉन्चर होने वाला है जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस्तेमाल होने वाला है। अगर ये बात करें इसके रेडार्स की तो यहाँ पर मल्टी फंक्शनल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे रेडार होने वाला है। हेल माउंटेड सोनार और टोड एरे सोनार को भी इसके अंदर इंटीग्रेट किया गया है जो कि अंडर वाटर डिटेक्शन में यहाँ पर हेल्प करने वाला है। इन सब के अलावा यहाँ पर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी होंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल के दिनों में हो चुके हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम्स हैं वो किसी भी एरिया में एक्सेस डिनाइल और एरिया डिनाइल जो मिशंस होते हैं वो यहाँ पर कैरिड आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसमें मरीन हेलीकॉप्टर्स को और यूएवीज के ऑपरेशंस को भी कैरिड आउट करने की इसमें फैसिलिटीज होंगी। यहाँ पर स्टेल्थ फीचर भी इस फ्रिगेट को प्रोवाइड कराया गया है जिससे इसको रेडार पर ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर होने वाला है। तो इन सब फीचर्स को अगर देखा जाए तो ये एक बहुत एडवांस फीचर्स दिखते हैं और मिसाइल्स का वर्टिकल लॉन्च सिस्टम इस फ्रिगेट को और भी बहुत ज्यादा डेडली बना देता है। तो इस तरह से इन सब कटिंग एज टेक्नोलॉजी एडवांस फीचर्स के साथ ये जो फ्रिगेट है वो बनाया जा रहा है। बट यहाँ पर एक और भी एक ऐसा फीचर है जिसको बताया जा रहा है इसका मोस्ट हाईलाइटेड और मोस्ट स्टैंड आउट पॉइंट, और वो है इसमें इंटीग्रेशन ऑफ स्मैश मिसाइल। तो स्मैश जो कि पाकिस्तान ने रिसेंटली अपने इंडिजिनियस लेवल पर बताया जाता है कि बनाई है, बट बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये चाइना की जो CM-401 मिसाइल है जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, उसी का एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है। तो स्मैश मिसाइल यहां पर पाकिस्तान ने जो बनाई है जो कि एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है और ये एक मैन्यूवरेबल रीएंट्री व्हीकल है। तो ये मैन्यूवरेबल रीएंट्री व्हीकल का मतलब है कि जैसे नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल्स जाती हैं और वापस जाकर के वो टारगेट के ऊपर हिट करती हैं एक ट्रेजेक्ट्री में, बट ये इन बिटवीन यहां पर थोड़ा सा मैन्यूवर कर सकती है रेडार को या फिर जो एयर डिफेंस सिस्टम उसको इवेड करने के लिए। तो स्मैश मिसाइल को यहां पर पाकिस्तान ने इस फ्रिगेट के साथ इंटीग्रेट किया है जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है और उसकी जो स्पीड है वो लगभग 2.5 माक की है। तो इसीलिए एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसी को लेकर के पाकिस्तान इसको गेम चेंजर बता रहा है और बता रहा है कि आने वाले दिनों में भारत की जो ब्रह्मोस है उसके साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है। तो देखिए स्मैश मिसाइल कितनी भी अच्छी हो, आई डोंट नो वो कितनी ज़्यादा कैपेबल है, क्योंकि अभी तक उसके परीक्षण ही चल रहे थे पिछले साल तक, तो उसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। ये मिसाइल कहीं से भी ब्रह्मोस के कंपेयर में आप उसको खड़ा कर ही नहीं सकते। ब्रह्मोस जिसकी रेंज 800 किलोमीटर है, जिसकी स्पीड मार्क 3 की बताई जाती है, बट उससे ज़्यादा ही है। हालांकि जो हमने एक्सपोर्ट में हम ब्रह्मोस दुनिया के देशों को दे रहे हैं उनकी रेंज तो थोड़ी सी कम है क्योंकि हम MTCR के मेंबर हैं, बट जो हमारे पास ब्रह्मोस है वो लगभग 800 किलोमीटर की उसकी रेंज है। इसके अलावा मार्क 3 की स्पीड से हो जाती है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो ये हमारी जो क्रूज मिसाइल वहाँ उनकी बैलिस्टिक मिसाइल के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा एडवांस है ये आप बता ही सकते हैं, उसकी स्पीड, उसकी पेलोड कैपेबिलिटी और उसकी स्ट्राइकिंग पावर देख करके। तो हमारे जो ब्रह्मोस का सैप है वो लगभग 1 मीटर का है, तो ये जो स्मैश है इसका जो सैप है वो लगभग 10 मीटर के आसपास का है। तो इसकी एक्यूरेसी भी भारत से जो है 10 गुना हमारी भारत की जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा है। इसके अलावा अगर बात की जाए हमारी ब्रह्मोस की, तो ब्रह्मोस एस मैनूवर करने में और 90 डिग्री टर्न लेने की भी कैपेबिलिटी रखती है। तो इतनी ज़्यादा मैनूवरेबल मिसाइल तो दुनिया में आज के दिन में कोई नहीं है। ब्रह्मोस रैमजेट इंजन पर चलती है। ब्रह्मोस सी स्कीमिंग कर सकती है, यानी कि सी से लगभग सिर्फ 3 मीटर की हाइट लेकर के वो अपनी टारगेट की तरफ मूव करती है। और दुनिया में इस समय कोई भी, चाहे हम S-400 की बात करें, अमेरिका का पेट्रियट सिस्टम की बात करें, आयरन डोम, थार्ड, किसी भी दुनिया के एयर डिफेंस सिस्टम की आप बात कर लीजिए, इवन रशिया का S-500 भी ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को जो है एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू मार नहीं गिरा सकता। ब्रह्मोस उनकी
उनके सिस्टम में आती ही नहीं है। ब्रह्मोस किसी भी रडार की पकड़ में आज तक आई ही नहीं है और ना ही जो नियर फ्यूचर है उसमें ऐसा होने वाला है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्रह्मोस यत्र तत्र सर्वत्र है और वो हमेशा के लिए मोस्ट एडवांस मिसाइल बनकर के रहेगी। आने वाले दिनों में हो सकता है कोई एयर डिफेंस सिस्टम आ जाए, बट आज के दिनों में कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू ब्रह्मोस को जो है काउंटर किया जा सके। और ये जो एक्सपीरियंस है वो पाकिस्तान ले चुका है, जब ब्रह्मोस उनकी नाक के नीचे से एक एरिया को हिट कर देती है। हालांकि वो एक टेक्निकल ग्लिच बताया गया है भारत की तरफ से, बट ब्रह्मोस की जो स्ट्राइकिंग पावर है उसका स्वाद पाकिस्तान ऑलरेडी ले चुका है। तो ब्रह्मोस को स्मैश जैसी मिसाइल के साथ कंपेयर करना बिल्कुल बचकानी बात है। ब्रह्मोस में इतने स्टैंड आउट पॉइंट्स हैं, इतने ऐसे फीचर्स हैं जिसको आप कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी भी मिसाइल के साथ। इवन रिसेंटली अमेरिका के थिंक टैंक ने टॉमाहोक मिसाइल के बारे में, जो कि अमेरिका की क्रूज मिसाइल है, उसके बारे में कहा था कि वो ब्रह्मोस के सामने तो पानी भरती है। और यही वजह है कि ब्रह्मोस को लेकर के पूरी दुनिया के जो देश हैं, बहुत सारे देश लाइन में लग करके इस मिसाइल को खरीदने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ये एक बहुत एडवांस मिसाइल है जिसको स्मैश के जैसी मिसाइल के साथ कंपेयर करना ही ब्रह्मोस की कहीं ना कहीं बेइज्जती होगी। तो आने वाले दिनों में हो सकता है पाकिस्तान कोई इस तरह की मिसाइल बनाए, बट आज के दिन में ब्रह्मोस को स्मैश के साथ कंपेयर करना कुछ ऐसा है जैसे कि भारत में सचिन तेंदुलकर को पाकिस्तान के जो फॉर्मर विकेट कीपर था कामरान अकमल, उसके साथ कंपेयर करना जैसा है। कुछ ऐसा पाकिस्तानियों ने कुछ समय पहले विराट कोहली को लेकर के कंपैरिजन किया था इसी विकेट कीपर के साथ। तो ये जो कंपैरिजन है वो बिल्कुल बेतुका है। इससे पाकिस्तानियों की दुनिया में सिर्फ जग हंसाई हुई है, पाकिस्तान को कोई साइकोलॉजिकल गेन यहां पर नहीं मिला है। तो जो स्मैश है वो हो सकता है एडवांस हो, पर वो ब्रह्मोस के कंपैरिजन में तो कहीं भी खड़ी नहीं होती। अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान स्मैश जैसी मिसाइल या फिर जो जिन्ना क्लास जैसा फ्रिगेट है वो जब अपने बेड़े में शामिल करेगा, उसकी कैपेबिलिटीज तब पता चलेंगी। बट ये भारत के लिए चिंता की बात जरूर है कि पाकिस्तान की जो इंडिजीनियस नेवल इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर बूस्ट मिला है। वो अब खुद से ऐसे जो फ्रिगेट्स है वो बनाना शुरू कर रही है और हो सकता है फ्यूचर में भारत को भी ये टक्कर देने की स्थिति में आ जाए, क्योंकि धीरे धीरे पाकिस्तान को जिस तरह से सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है चाइना का, तुर्की जैसे देशों का, तो वो पाकिस्तान को भारत के कंपैरिजन में हेल्प करने में बहुत ज़्यादा मदद यहाँ पर करने वाले हैं। तो इंडियन नेवी के लिए एक थोड़ा सा टेंशन की बात ज़रूर है, बट भारत अपनी स्पीड से यहाँ पर चल रहा है। भारत की नेवी जिस तरह ग्रो कर रही है, वो हमारा जो लक्ष्य है वो चाइना को ध्यान में रख करके है। पाकिस्तान का हो सकता है हमारे को ध्यान में रखे हो, बट हमारा जो लक्ष्य है वो चाइना की नेवी को कंपेयर करने को लेकर के है। तो भारत का जो वर्चस्व है अभी इंडियन ओशन में बना हुआ है और आने वाले दिनों में भारत भी अपने लेवल पर बहुत सारे शिप्स को, बहुत सारे नए सिस्टम्स को यहाँ पर अपने नेवी में ऐड कर रहा है, अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। और भारत इसी तरह अगर अपने सिस्टम्स को बढ़ाता रहा तो इंडियन नेवी से इंडियन ओशन में कंपेयर करना पाकिस्तान के लिए भी उतना आसान नहीं होगा जितना वो आज के दिन में इस चीज़ को समझ रहे हैं। अब इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।